class. This is lecture number 6 and today's topic is simplex method, right? जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था, हम लोगों ने अभी तक 2 टॉपिक क्लियर करे हैं. पहला टॉपिक था हमारा LPP formulation and second topic was the solution of that LPP by graphical method, right? But graphical method has some limitation. Limitation क्या है उसकी कि if we have more than 2 variable then graphical method is not applicable, right? Then that case we have to go for some another methods in which we have simplest method, one of them. So we will discuss in today's class simplex method, right? But before starting the simplex method, आप लोगों को कुछ चीजें मैं और बताना चाह रहा हूं. जैसे अभी तक हम लोगों ने LPP की बात करी थी. LPP की 2-3 फॉर्म्स होती हैं, राइट? लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है वो हमारी फॉर्म ये थी, जिसको हम लोग पहले बोलते हैं जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक तो मिल जाएगा, एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद ये हो गया आपके कंस्ट्रेंट. अब इसमें जो जनरल फॉर्म है एलपीपी की, उसमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है? बट जो मैं आगे बात करूंगा हम लोग इसी बेस पे एलपीपी को क्लासिफाई करेंगे, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी तरह का हो सकता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कोई इश्यू नहीं है. बट जो कंस्ट्रेंट है हमारे वो भी हो सकते हैं किसी तरह के, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई साइन कोई दिक्कत नहीं है. और लास्ट में होगा हमारा नॉन निगेटिविटी कंडीशन, ठीक है? तो अगर कोई हमारे इस तरह की एलपीपी दी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द जनरल एलपीपी, ठीक है? उसके बाद क्या है, जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो आती है हमारी कॉनिकल फॉर्म. कॉनिकल फॉर्म क्या है कि इसमें जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा हमेशा हमारा मैक्सिमाइज टाइप का, ठीक है? फंक्शन होगा हमारा मैक्सिमाइज टाइप का और जो हमारे कंस्ट्रेंट होंगे वो होंगे हमेशा हमारे लेस देन टाइप के. उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में आपको नॉन नेगेटिविटी हमेशा आपको लिखनी है अपने आप में, हमेशा बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक? इसमें एक चीज होती है कि अगर कहीं पे हमारा कोई लेस देन टाइप का कंस्ट्रेंट नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो ये कंडीशन क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कन्वर्ट दिस एलपीपी इनटू कॉनिकल फॉर्म, तो आपको सारे कंस्ट्रेंट इस फॉर्म में लेके आने हैं, राइट? तो ये होगी हमारी कॉनिकल फॉर्म. अब जो थर्ड हमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसमें हमारा फंक्शन किसी तरह का हो सकता है, चाहे वो मैक्सिमाइज हो चाहे मिनिमाइज हो, बट जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं वो हमेशा आपके होंगे इक्वल टाइप के, ठीक है? अभी हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं और पूरे हम लोग सिंप्लेक्स में यही काम करेंगे, एलपीपी को कन्वर्ट करेंगे इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? तो उसका देखो स्ट्रक्चर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. फंक्शन हमारा हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारे कंस्ट्रेंट होंगे सारे वो होंगे हमारे इक्वल टाइप के, यानी वहां पे लेस देन और ग्रेटर देन नहीं आएगा. ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है, ये हमेशा आपकी आएगी, ये आपको शो करनी होती है. एलपीपी में मैंने हमेशा कहा है आपको अपने आप लिखनी है. कुछ प्रॉपर्टीज की है, फटाफट देख लो. ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, यानी जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको. दिस इज द सेटिस्फाई फर्स्ट पॉइंट. द आरएचएस ऑफ द ईच कंस्ट्रेंट इज नॉन नेगेटिव, यानी कि जो हमारी ये वाला पार्ट है BI, ये हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए. अगर कहीं क्वेश्चन में कोई नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1, जैसे हम लोगों ने लास्ट कल क्वेश्चन में किया था, राइट? उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑल कंस्ट्रेंट आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, यानी कि हर कंस्ट्रेंट को हमें इक्वलिटी यानी एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. दिस इज द कंडीशन. एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टाइप, यानी कि फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं है, वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है? सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यही हम लोग अभी आगे पूरे सिंप्लेक्स में करने जा रहे हैं. तो ये तीनों फॉर्म्स क्लियर हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? नो सर. आगे बढ़े? यस सर. जी सर. फिर से रिवाइज कर लो फटाफट. पहली हमारी थी जनरल. जनरल में हमारा कोई रूल नहीं था,
फंक्शन कैसा भी हो, कंस्टेंट कैसे भी हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। कॉनिकल में क्या होगा, सारे हमारे होंगे लेस देन टाइप के, फंक्शन होगा मेरा मैक्सिमाइज टाइप का, राइट। और जो थर्ड हमारी है स्टैंडर्ड, इसमें क्या होगा, फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो सकता है, बट जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो होंगे हमेशा हमारे इक्वल टाइप के। आई थिंक तीनों फॉर्म्स क्लियर है आपको। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन 2 देन वी ऑलवेज यूज सिंप्लेक्स मेथड। मजबूरी हमारी है, क्यों? क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हमारे पास सिर्फ 2D पेपर पे ही हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, यानी वी हैव ओनली एक्स एंड वाई एक्सेस। तो उसको हम लोगों को तीन जहां वेरिएबल आ जाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, देन वी हैव टू यूज सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड में कुछ टर्म्स आपके सामने नए आने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टर्म है आपका स्लैक वेरिएबल, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। स्लैक वेरिएबल वो है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप का है, आप लोगों ने एलपीपी याद होगी, क्वेश्चन ग्राफिकली किए हैं हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कई कंस्टेंट हमारे लेस देन टाइप के होते हैं, कुछ कंस्टेंट हमारे होते हैं ग्रेटर देन टाइप के, राइट। तो जब हमारे सारे कंस्टेंट लेस देन टाइप के होंगे, अरे शिवा भाई, अरे एक बात बता यार, कहाँ पर आए वो नंबर? ये कार्तिक, आपकी बुक में यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करिए, पहले मेरी समझना, फिर मैं आपकी बुक। कौन से नंबर? टेस्ट वाले नंबर कहाँ पर आए हैं? क्लासरूम पे यार दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ तूने टर्न इन करा होगा। टर्न इन भाई नहीं आ रहा है, चल देखता हूँ मैं एक बार। मेल चेक कर ले, मेल पे भी आए थे। अरे जहाँ पे तूने हैंड इन करे थे ना सर को, वहीं पे देख। क्लास नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। यहाँ पे लाइट का इश्यू है, लाइट चली जाती है बार बार बीच में, ठीक है। चलिए, हम लोग कहाँ पे थे बेटा, कहाँ तक पहुंच गए थे? स्लैक वेरिएबल चल रहा। स्लैक वेरिएबल तक थे, ठीक है, चलिए ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, स्लैक एंड सरप्लस। तो स्लैक वेरिएबल हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हमारा कंस्ट्रेंट होता है लेस देन टाइप का, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक सेलेक्ट वेरिएबल को उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी जो कंडीशन है वो हो जाएगी हमारी इक्वलिटी की। सिमिलरली अगर हमारा कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप का है तो उसमें हम लोग एक वेरिएबल को माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा इक्वलिटी। तो जब हम लोग माइनस करते हैं उसे बोलते हैं सरप्लस, क्योंकि वो हमारा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को ऐड कर, मतलब उसमें घटा रहे हैं। और जो हमारा स्लैक वेरिएबल होता है उसको हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं, यानी वी जस्ट ऐड, तो उसे बोलते हैं स्लैक। और जब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट तो उसे बोलते हैं हम लोग सरप्लस वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि हम लोग आगे चल के सीधे स्लैक और सरप्लस बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लैक का मतलब क्या है। कि जो हमारा कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप का है तो हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड वाले को बोलते हैं हम लोग स्लैक वेरिएबल। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस। आगे बढ़े भाई? यस सर। ओके। अब उसके बाद सबसे पहली बात आती है हमारी
बेसिक सोल्यूशन की। व्हाट इज बेसिक सोल्यूशन? ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन होता है हमारा ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एलपीपी दी हुई है, ठीक है, उसमें हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, राइट, वी हैव n वेरिएबल्स। ठीक, उस n वेरिएबल्स को हम लोग अगर 0 पुट कर दें तो जो बाकी बचे वेरिएबल हमारे पास m वेरिएबल्स होंगे, वो हमारा सोल्यूशन जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा ये। देखिए क्वेश्चन दिखा दो आपको मैं, ऐसे इसी क्वेश्चन देख लो आप। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो उसमें हमारे कितने वेरिएबल हमारे दिख रहे हैं? वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, 1 एंड 2। जब इसमें हम लोग उसको ऐड करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल्स को इस तरह से, तो हमारे पास बन जाएंगे टोटल 1 2 3 4 वेरिएबल्स। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, m प्लस n, यानी कि जो टोटल वेरिएबल हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 4 वेरिएबल हो जाएंगे, वी हैव 4 वेरिएबल्स। तो 4 में से हम लोग 2 को कर देंगे इक्वल टू 0। तो यानी कि जो हमारे दो वेरिएबल 0 हो गए, x1 और x2, उनको मान लिया 0 कर दिया, उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल। और जिन वेरिएबल्स की हमारी वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें पुट कर दें फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट में, वी विल पुट x1 एंड x2, ठीक है ना। इस वाले में x1 x2 0 कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी s1 इक्वल टू 5, यहाँ जाएगी हमारी s2 इक्वल टू 12। तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x1 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। और जो हमारी वैल्यू आ जाएगी s1 की, s1 इज इक्वल टू 5 एंड s2 इज इक्वल टू 12। तो जो हमारा ये वैल्यू आ रही है s1 इज इक्वल टू 5 एंड s2 इज इक्वल टू 12, दिस इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। और जो हमारे वेरिएबल हमें 0 पुट किए हैं उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स 0 पुट कर दिए हमने, अज्यूम कर लिया 0 हैं, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल। और जो वेरिएबल्स हमारे वैल्यू देते हैं, जो हमारा सोल्यूशन आता है, उसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है, इसी को बोल देंगे हम लोग बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं बेसिक सोल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन बेसिक सोल्यूशन। ये बात समझ में आई भाई जो मैंने बताया अभी? शुभ्रेंद्र? यस सर, यस सर। 8 बच्चे हैं अभी तक? 8 बच्चे हैं अभी तक? ओके, आज क्या 6 ही है? स्टैंड भाई कम है बहुत आज, क्या बात है? क्यों क्लास? शिवा यस सर। क्लास कम क्यों है भाई आज, क्या बात है? सर मौसम अच्छा है, घर पे चाय वाय पी रहे हूँ आराम से। चलो खैर, जो लोग नहीं है वो लोग अपना खुद ही फील्ड सफर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट जो मैंने बताया अभी ये क्लियर है आपको कि x1 और x2 वेरिएबल में जब 0 कर दिए तो उनको बोल दिया हम लोगों ने नॉन बेसिक, और जो वेरिएबल हमारे वैल्यू पुट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल या बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पे। अब इसको जो थ्योरी फॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि m क्या है, n क्या है, इसलिए मैंने आपको सीधे क्वेश्चन में दिखा दिया कि हमारा बेसिक वेरिएबल क्या है और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है। आई थिंक क्लियर होगा सबको अब, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यानी कि अगर जो हमारा बेसिक सोल्यूशन आया है, जो कि ऊपर निकला अभी, अगर वो बेसिक सोल्यूशन हमारी नॉन निगेटिविटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, यानी कि हमारी कंडीशन क्या होती है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तब उस सोल्यूशन को हम लोग बोल देंगे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। हल्का सा दोनों डिफरेंस समझते रहे ना। जो बेसिक सोल्यूशन हमारा आया है तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारी कंस्ट्रेंट को कंसीडर नहीं कर रहा है वो, जो हमारे लास्ट होते हैं। बट अगर वो हमारे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तब उस सोल्यूशन को बोलेंगे हम लोग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, BFS। ठीक, अब BFS भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा डिजेनरेट, दूसरा होता है हमारा नॉन डिजेनरेट। डिजेनरेट क्या होता है,
इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स आर जीरो, यानी कि अगर हमारा कोई एक बेसिक वेरिएबल जीरो आ जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कि दैट बीएफएस हैज डिजेनरेसी, यानी उस सोल्यूशन में कोई डिजेनरेसी आ गई है, और सोल्यूशन को बोलेंगे हम लोग डिजेनरेट बीएफएस। दूसरा केस क्या है, इफ ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन जीरो, यानी कि अगर हमारे सारे बेसिक वेरिएबल्स नॉन जीरो हैं, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट बीएफएस। ठीक है। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमल बीएफएस। अब जो हमारा बीएफएस निकला है, बीएफएस क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच हैज ऑप्टिमाइज्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म है इसकी ऑप्टिमल बीएफएस। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले बेसिक सॉल्यूशन, उसके बाद बताया मैंने आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग बीएफएस बोलते हैं। फिर हमारा बीएफएस में दो केस बताया मैंने आपको, डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट। डिजेनरेट क्या होगा कि हमारा कोई भी एक बेसिक वेरिएबल्स जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग डिजेनरेट। अगर हमारे सारे नॉन जीरो हैं देन इट्स कॉल्ड नॉन डिजेनरेट। अब जो हमारा बीएफएस आ गया है, अगर वो हमारे फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि जो हमारी कंडीशन ऑप्टिमिलिटी की होती है अगर उसको फुलफिल कर रहा है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। राइट, यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। क्योंकि ये टर्म्स आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद अब मैं आपको दो कंडीशन बताने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन में किस स्टेज पे हैं। देखिए, दीज आर द कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमारे पास दो ही केस आएंगे, या तो हमारा फंक्शन होगा मैक्सिमाइज टाइप का या फिर होगा हमारा फंक्शन मिनिमाइज टाइप का। तो अभी इसको ध्यान मत देना, बस इसको समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। हम लोग एक टर्म निकालते हैं सीजे माइनस जेड जे। ठीक है, बस इसको जब भी समझ लो, कुछ टर्म है ये, अभी अभी आगे आएगा तो क्लियर होगा क्या है इसका मतलब। बस आप ये समझ लो कि अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है, ठीक है, तो उसमें इसकी वैल्यू होनी चाहिए या तो लेस देन जीरो या फिर जीरो। अगर हमें ये केस मिल जाता है किसी सिंपल से सॉल्व करते करते, तब हम तुरंत बोल देंगे दैट दिस इज द ऑप्टिमल बीएफएस, यानी कि हम लोगों को ऑप्टिमिलिटी कंडीशन मिल गई है। वहीं अगर हमारा केस मिनिमाइज का होगा तो ये सीजे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर हमें ये मिल जाता है तब हम लोग बोलेंगे दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में 10 तरीके दे रखे हैं, मिनिमम केस, मैक्सिमम केस, ये केस वो केस। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने बताया आपको। फंक्शन अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो आपको चेक करना है कि सारे सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन मिनिमाइज का है तो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके अलावा आपको कोई भी केस याद नहीं रखना है, आप हर तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर है भाई? यस सर। जितना मैंने शुरू से बताया, अगर कोई पॉइंट कहीं पे समझ ना आया हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो, अभी मैं इसको रिपीट कर दूंगा। बताओ भाई। विनेश, लास्ट वाला कर दो सर, इससे लास्ट। लास्ट वाला, गुड। जो जो पूछेगा मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो इसका मतलब मुझे लगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, समझ में आपको सब कुछ आ गया। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तनुज ये Yes, पॉइंट sir. कह रहे हो ना, लास्ट वाला पॉइंट बोल रहे हो आप, क्यों तनुज? सर इससे लास्ट मतलब प्रीवियस। इससे पहले ये वाला। यस सर। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था बेटा, एक मिनट में जरा फोन ले लेना पड़ेगा, तो इमरजेंसी कॉल कॉल है, ठीक है आपको।
हाँ भाई देख लो, इसमें मैंने क्या बताया था, पहला टर्म क्या था आपका, फर्स्ट टर्म वाज द बेसिक सोल्यूशन। जैसे आप मेरे क्वेश्चन दिखाया था आपको आगे चल के, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं x1 और x2, ठीक है। तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता है, हमको इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू ए फॉर्म। तो हम लोग उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, दैट फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने ऐड किया स्लैक वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वी हैव टू ऐड ए स्लैक वेरिएबल। जैसे हम लोग उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी इस तरह से, x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 5, 3x1 2x2 प्लस s2 इक्वल टू 12, जो कि क्या थी पहले, ये थी आपकी इनइक्वालिटी। तो अब जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, हमारे पास हो गए टोटल 4 वेरिएबल, x1 x2 s1 और s2, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं, तो जाहिर सी बात है दो इक्वेशन 4 अननोन, यानी हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए दो वेरिएबल्स को 0 मानना पड़ेगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो आप लोगों ने 10-12 में पढ़ी होगी। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं भी दो वेरिएबल्स को हम लोग 0 मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या होगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ये x1 x2 कोई प्रोडक्ट है, तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्या होगा, x1 x2 हमारे बनेंगे ही नहीं, 0 हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या करा, x1 x2 को 0 मान लिया बजाय s1 s2 के, क्योंकि वो हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो जैसे हम लोगों ने x1 x2 को ऐड किया तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, जैसे हमने इसमें x1 x2 0 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा s1 इज इक्वल टू 5 और s2 इज इक्वल टू 12। तो जो हमारे पास सोल्यूशन आया, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू मिल गई s1 इज इक्वल टू 5 और s2 इज इक्वल टू 12, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन। तनु सुन रहे हो भाई, इसको बोल दिया हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन। अब जो वेरिएबल हमने वो 0 मान लिए थे उसको बोलेंगे हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो ये सोल्यूशन आया है इसी को हम लोग बोल देंगे दिस इज कॉल्ड नॉन बेसिक सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। अब क्लियर है भाई? यस सर। अब ये जो हमारा बेसिक सोल्यूशन आया है, अगर ये हमारा बेसिक सोल्यूशन जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं इनको फुलफिल कर रहा है, फुलफिल मतलब इनको अगर हमारा ये कंस्ट्रेंट फुलफिल कर पा रहा है, यानी दोनों हमारे अगर वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, देखो आपकी 5 और 12 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे BFS। अब ये F का मतलब क्या है, फीजिबल, यानी कि हमारी जो फिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, BFS। अब क्लियर है भाई तनुज? यस सर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दो केस में और निकाले थे BFS में, एक था हमारा डिजेनरेट, एक था हमारा नॉन डिजेनरेट। अब जो मेरे बेसिक वेरिएबल्स थे यानी कि S1 और S2, अगर उनमें से कोई भी एक वेरिएबल हमारा 0 आ जाता है सोल्यूशन में, तब उसको बोलेंगे हम लोग कि वी हैव डीजेनरेसी इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन को बोलेंगे हम लोग डीजेनरेट BFS, राइट। सिमिलरली अगर हमारे सारे वेरिएबल्स जो बेसिक वेरिएबल्स हैं सारे हमारे नॉन जीरो हैं, यानी कि सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डिजेनरेट BFS। थर्ड केस था हमारा, लास्ट केस था कि जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है कि अगर वो हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशंस क्या है हमारे पास, दो कंडीशंस ये वाली हैं, TJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डिपेंड करता है हमारा फंक्शन किस तरह का है, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे दिस इज द ऑप्टिमल BFS, दैट्स इट। ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस तरह से। अब मुझे बताओ इसमें कभी कोई डाउट है अभी तक, क्योंकि हम लोग आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारा पूरा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर हो गया सर। अब तो क्लियर है भाई? यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। चलिए अब बढ़ते के आगे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सामने क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, पहला कंस्टेंट है। दूसरा कंस्टेंट है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 12, ठीक है। तो ये दो कंस्टेंट हमारे पास हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है, और लास्ट में दी हुई है नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन।
ठीक है। अब इसको पहला स्टेप क्या हमारा बनता है, पहला स्टेप बनता है हमारा कि इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे कोई बच्चा बताया फटाक से, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था? कोई बताए, कोई बच्चा? सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्सिमम और मिनिमाइज हो सकता है, Very लेकिन good. कॉस्ट जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल। होने चाहिए इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप सभी लोगों से मैंने पहले कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठो, इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो आप, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन है, फटाफट उतार लो आप, 2 मिनट लगेंगे। उतार लिया सर। उतार लिया, चलिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। जो हमारा पहला स्टेप है वो स्टेप ये था कि इसको हमें कन्वर्ट करना था इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। वो हम लोगों ने करा, कैसे करा? हम लोगों ने एक स्लैक वेरिएबल्स ऐड किया दोनों कंस्ट्रेंट में। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों जो वेरिएबल्स थे वो किस तरह के थे, लेस देन टाइप के थे, इसीलिए हम लोगों ने इसमें सिंपली ऐड किया है। अगर ये होते हमारे ग्रेटर देन टाइप के तो हमें माइनस करना पड़ता, बट चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हम लोगों ने सिंपल इसको ऐड किया है, राइट। तो हम लोग जैसे ऐड करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटीज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है हमारा। और जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं हमारे, दे हैव जीरो कंट्रीब्यूशन इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी सोल्यूशन में अगर उनकी कोई वैल्यू भी आ जाती है बाय चांस, जो हमारा सोल्यूशन लास्ट में निकल के आता है, तो उसको हम लोग आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लैक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ही ऐड किए जा रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? कंस्ट्रेंट शुड नॉट हैव नेगेटिव टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये राइट हैंड वाला पार्ट है, यानी कि 5 और 12, ये वाला पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द सॉल्यूशन और इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे उन्होंने ऐड किया, हमारे पास, थोड़ा साफ कर दूं मैं, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए x1 प्लस x2, हम दोनों एक वेरिएबल ऐड किया है, s1 इज इक्वल टू 5, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरा हो गया हमारा 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 12। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक है। अब जो लोगों ने वेरिएबल्स ऐड किए हैं s1 और s2, वो भी हमारे होने चाहिए नॉन जीरो, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। यानी हमारे पास हो गए अब 4 वेरिएबल, x1, x2, s1, s2, एंड दिस ऑल 4 वेरिएबल्स आर नॉन जीरो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनका जीरो कंट्रीब्यूशन है, यानी इनका कोई भी रोल नहीं है हमारे आंसर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है यहां पे लिख देंगे 0s1 प्लस 0s2, यानी अगर कुछ इनकी वैल्यू आ भी जाती है तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है भाई। इतना आप लोग कॉपी कर लो फटाफट, 2 मिनट लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। कॉपी हो गया क्लास? जी सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, जो मैं आपको बताया था, वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, यानी हम लोगों को निकालना है बीएफएस। आप लोगों को पहले से मैंने बता दिया है बीएफएस क्या होता है। हम लोग इन 4 वेरिएबल्स में से किसी 2 को 0 मान लेंगे और 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग इनिशियली क्या होता है कि जो x1 x2 है इनको ही 0 मान लेते हैं, तो उससे में वैल्यू क्या मिल जाएगी, s1 इज इक्वल टू 5 एंड s2 इज इक्वल टू 12, राइट। अब जो ये सोल्यूशन हमारा आता है, यानी क्या सोल्यूशन आया हमारे पास, सोल्यूशन हमारे पास आ गया कि x1, x2 बोथ आर इक्वल टू 0 एंड s1 इज इक्वल टू 5 एंड, राइटिंग बेटा मेरी बहुत खराब है, इस पर मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, अभी तो ट्राई कर रहा हूँ समझने की, अभी बोल रहा हूँ s2 इज इक्वल टू 12।
तो यानी ये जो हमारा सोल्यूशन आया है, इस सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग IBFS। क्या बोलते हैं? IBFS। मतलब क्या हुई इसकी? इसको बोलते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। ये टर्म क्लियर थे आपको? पहले मैंने बता दिया ऊपर ही। ये नया टर्म आ गया इनिशियल। इनिशियल क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया है, पहला सोल्यूशन आया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग IBFS, यानी कि फर्स्ट बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। राइट? तो ये नोट निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो चीज मैं आपको लिख के बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे जो वेरिएबल्स हम लोगों ने जीरो कर दिए, x1 x2, उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स थे वो थे हमारे s1 s2, उनकी वैल्यू दी है 5 और 12। तो इसे बोलेंगे हम लोग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। ये चीज आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीधे आपको टेबल ड्रॉ नहीं करनी है, सीधे आपको यहाँ पे ये इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपका IBFS कैसे आया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपलेक्स टेबल की। अब जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसमें हम लोगों को एक टेबल ड्रॉ करनी होती है। टेबल क्या है? एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, वही हम लोग को हमेशा फॉलो करना है। अब देखिए फॉर्मेट हमारा किस तरह का है। तो बच्चों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया आई थिंक? नो सर, कर रहे हैं। जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो कि हमारे सिंपलेक्स टेबल है उसका ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है? जो हमारा IBFS आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, वो हमें यहाँ पे अपने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक? अब उसका देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या है। इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है TVV, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, जो कि हमारे क्या है? S1 और S2। क्लियर? उसके बाद क्या कॉलम है? बेसिक वेरिएबल्स। क्लियर दिख रहा है हमारा? S1 और S2, वी हैव 2 वेरिएबल्स जो कि हमारे बेसिक वेरिएबल कहलाए जाएंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो पूरा ऐसे उतार देंगे यहाँ पे x1, x2, s1 और s2। देखिए यहाँ पे ये x1, x2, s1 और s2। अब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो लिख देंगे इसके ऊपर। यानी देखो आप x1 कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 6 है, तो वो लिखा है यहाँ पे x1 के ऊपर 6 लिखा हुआ है। x2 के ऊपर क्या है? 5 है, तो लिख दिया हम लोगों ने 5। s1 क्या है? 0 है, और s2 भी हमारा 0 है, तो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे 0 और 0। ठीक है? उसके बाद जो हमारा ये होता है RHS, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रेंट का जो ये वाला पार्ट था RHS वाला, एक ये 5 और एक ये 12। ठीक? तो ये लिखाएंगे हम लोग यहां पे 5,12। इतनी बात आपको क्लियर है कैसे लिखा मैंने? ये हो गया हमारा बेसिक वेरिएबल, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये हो गया हमारे कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के। हमारे डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 6, 5, 0,0। और यहां पे जो हमारा RHS है कंस्ट्रेंट का, वो लिख दिया। ठीक? अब जो हमारे कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें उतारना है यहां पे। देखिए जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो क्या है? x1, x2, s1 इज इक्वल टू 5। तो उसमें देखो आप x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, x2 का क्या है? 1 है, और s1 का क्या है? 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल लिख देंगे यहाँ पे 1, 1, 1। अब चूंकि यहाँ पे s2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे s2 का कोफिशिएंट 0। ठीक है? सिमिलरली जो हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है वो क्या है? 3x2, 2x2 प्लस s2। ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, 2। अब देखो यहाँ पे हमारा s1 नहीं है, यानी उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। और s2 क्या है? यहाँ पे s2 1 है, तो हम लोग सीधे लिख देंगे यहाँ पे 1। तो ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो आप अगर यहाँ पे इसको पुट कर दो इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा ये IBFS आया है, तो
तुम्हारे z की वैल्यू क्या आएगी, x1 0, s2 0, s1 5, s2 12। वैल्यू क्या देगा हमें, ये देगा वैल्यू हमारी 0। क्यों, क्योंकि हमारा x1 x2 0 मान लिया हमने, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 0, यानी दिस इज द IBFS, वी हैव IBFS एज 0। यहां तक क्लियर है बेटा? अगर कोई पॉइंट पूछना हो मुझसे पूछ लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास, एनी डाउट? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, वी हैव टू फाइंड आउट ZJ, जो यहां पे लिखा हुआ है आपको, ये दिस इज कॉल्ड ZJ। जी मैंने एक थोड़ा कोशिश भी की लिखने की। ZJ इसको बोलते हैं रो कोफिशिएंट अंडर एनी कॉलम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अंडर दैट कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग CB वैल्यू, दैट इज CB इंटू AIJ। अब इसको समझ लो क्या कह रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारे कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये वाले S1 के और ये S2 के, इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन एलिमेंट से। पहले इससे कर देंगे, फिर अगली बार इससे कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इससे कर देंगे, थर्ड टाइम इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो लिखनी है लोगों को, यहां पे लिखनी होती है ZJ के अंदर, राइट। अब देखो, जैसे कि यहां पे मेरा क्या था, 1 1 1 0 3 2 0 1, मुझे तो याद भी हो गया है, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यानी हमें हर कॉलम के नीचे इनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके समेशन लिखना है। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कॉलम है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0 0। नाउ फोर्थ कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्म लिखा हुआ है CJ माइनस ZJ, जो आपको मैंने बताया था कि वो हमारी ऑप्टिमल कंडीशन कैसे निकलती है, वो हम लोग चेक करेंगे यहां से, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे CJ माइनस ZJ, यानी कि 6 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 6 5 माइनस 0 5 0,0 0 एंड 0,0 0। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि सर एक बार ये दोबारा समझा दो, CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ क्लियर है, कैसे निकला? हाँ ZJ क्लियर है सर, CJ माइनस ZJ समझा। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने पहले सुन लो कि ZJ कैसे निकाला। कोई बच्चों को डाउट होगा कि ZJ कैसे आ गया। ZJ हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं इनको हर कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके समेशन लिख दिया है, यानी कि 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, यानी कि हमारा 0 आ गया। ऐसे हम लोगों ने हर उसके लिए निकाल दिया। चांस की बात है कि आप जब भी IBFS निकालोगे हमेशा ये 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 0 होगा, राइट। तब भी आपको हमेशा चेक करना है। जैसे आपने 0 निकाल दिया, फिर जो आपका ये ZJ आ गया है, ये जो CJ लिखा हुआ है CJ माइनस ZJ, ये करना है हम लोगों को। CJ कोएफिशिएंट क्या है, 6 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 6 5 माइनस 0 5 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 0 0। आप क्लियर है भाई? शिवांश? जी सर। ठीक है। तो ये जो भी कुछ कह रहे हो क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, जो भी मैंने ये लिखा है इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली देखिए कैसे हम लोगों ने किया काम, ये किया है, ठीक है। जो कुछ मैंने लिखा है वो थोड़ा सा टाइप फॉर्म में नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अभी सब बाकी चीज छोड़ दो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0, और जो मैंने CJ माइनस ZJ लिखा था वो था 6 माइनस 0 6 5 माइनस 5 0
0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0, तो हमारा ये CJ माइनस ZJ आ गया। ठीक है भाई। अब इसमें मैंने आपको बताई थी दो कंडीशन थी हमारे पास। पहली कंडीशन क्या थी, ये वाली, कि अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो हमारे सारी वैल्यू होनी चाहिए CJ माइनस ZJ की शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो, यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, यहां पे हमारी सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। दैट मींस वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हमारा आ गया, सॉल्यूशन है, फिजिबल भी है और बेसिक भी है, बट दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सॉल्व करते थे क्वेश्चन को तो हमारे पास होते थे कई पॉइंट्स होते थे ABCD, ठीक है, तो उनमें से हमारे पास ही एक पॉइंट मिल गया हमें। सॉल्यूशन तो है बट दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कुछ वेरिएबल्स को हटाएंगे, कुछ वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा CJ माइनस ZJ आया है, इसमें जैसे हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू इतना बोल सकते हो आप, उसको चूज करते हैं। यानी कि जो हमारा 6 हो गया, दिस 6 इज द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। और जैसे ही आपको ये 6 मिलेगा, हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा ये वाला कॉलम है, दिस इज द की कॉलम। क्या बोलेंगे, की कॉलम, राइट। तो अब हम लोग को इससे ये मालूम पड़ेगा कि जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है वो हो गया हमारा x1। क्यों, क्योंकि इस कॉलम का वेरिएबल क्या है, x1 है। यानी कि जो हमारा बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनमें से कोई एक वेरिएबल हमारा बाहर जाएगा और एक वेरिएबल अंदर आएगा। तो जो हमारा अंदर आने वाला वेरिएबल है वो हो गया हमारा x1, राइट। बट अब S1 जाएगा या S2 जाएगा, इसके लिए हम लोगों के पास एक तरीका है जो आपको लास्ट में दिया हुआ है, थीटा। अब जो कॉलम थीटा वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो। क्या बोलते हैं, मिनिमम रेशियो कॉलम। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेशियो कॉलम। यानी कि इस कॉलम में जिस कॉलम एलिमेंट्स का सबसे कम रेशियो आएगा, वही एलिमेंट्स हमारा बाहर हो जाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखो। जो हमारी ये वैल्यू दी हुई है RHS वाली, इसकी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो हमारे कॉलम के एलिमेंट है, उनका हम लोग रेशियो निकालते हैं। जैसे कि दिस 5 डिवाइड बाय 1, तो क्या आ जाएगा 5। अगला कॉलम क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास 12 है, 12 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 4। यानी हमारा मिनिमम रेशियो क्या आ गया, 5 और 4 छोटा क्या है, 4 छोटा है। हेंस हम लोगों ने कंक्लूड निकाल लिया कि ये जो हो गया हमारा 3 जो है हमारा इस कॉलम में, दिस इज द की एलिमेंट। ये बात सबको समझ में आ रही है कि जो हमारा मिनिमम रेशियो है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एलिमेंट होगा टेबल में, उस एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग की एलिमेंट। अब उस की एलिमेंट से हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि x1 हमारा हो गया एंटरिंग वेरिएबल और S2 हो गया हमारा लीविंग वेरिएबल। यानी कि S2 हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। यानी हमारा S2 जो है वो बेसिस को छोड़ेगा और x1 उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे हमारा x1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? कोई पॉइंट समझ में आया? नहीं सर। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यही पॉइंट हेलो थोड़ा दिक्कत देता है। हाँ बेटा। सर, ये कह रहे थे सर, इसमें जो ZJ है सर वो हर बार ही 0 होगा सर, हर क्वेश्चन में? हर बार नहीं होगा, सिर्फ IBFS में होगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, S1 S2 लिया है और उनके कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा यहाँ पे, मैंने इसलिए बोला। लेकिन जब हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे तो वेरिएबल्स हमारे बदल जाएंगे, तो 0 नहीं आएगा। ठीक है ओके शुभेंदु? सर, यस तो सर। हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ये 0 आता है, अगले स्टेप में हमारा ये बदल जाएगा। अगर ये पॉइंट सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ, तो सर फर्स्ट स्टेप में सर हर बार हर क्वेश्चन में ये 0 आएगा सर? हाँ, हर क्वेश्चन में आएगा 0।
आप चेक करना, अभी Yes, मैं sir. क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिएगा आप। Yes, sir. क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या डालते हैं, बेसिक वेरिएबल्स वो हमारे हमेशा S1 S2 ही होंगे और उनका कोएफिशिएंट हमेशा 0 होगा। तो जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा यहाँ पे। ये लॉजिक है। Yes, sir. Yes. Yes, वो sir. मैंने समझाने के लिए बता दिया मैंने, वरना जब करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा हमेशा ये। ठीक है, अगर ये फर्स्ट है सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए ओके। अब जो अगला स्टेप हमारा है, हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा ये 3 था ये हो गया हमारा की एलिमेंट, यानी कि हमारा इसमें x1 आ रहा था और हमारा जो s2 है वो हमारा वेरिएबल जाने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे रिप्लेस करके लिख देंगे x1 और s1 हमारा एज रहेगा, बस s2 की जगह हमारा यहाँ पे आ जाएगा x1 आ जाएगा। अब जो कोएफिशिएंट हमारा x1 का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो वो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे, राइट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि जो हमारे ये इस रो के जो इतने भी एलिमेंट्स है यहां तक, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये की एलिमेंट था इसको मुझे 1 करना है, ये रूल है, इसको मुझे 1 करना है। ये मैं कल बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है आज, ठीक है, क्यों करते हैं इसको 1। तो आप बस समझ लो कि इसको हम लोगों को 1 करना है। तो 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे रो के एलिमेंट्स को डिवाइड कर दूंगा 3 से, ठीक है। जैसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा हमारे पास 2/3, ये बन जाएगा हमारे पास 0/3 यानी कि 0, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/3, और ये हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। ये 4 समझ में आ रहा है, ये 4 है यहाँ पे, राइट। अब ये जो हमारे पास नई रो बन गई है, इसको मैंने नाम दिया है, नई रो को मैंने दिया है नाम R1। अब इस R1 रो की हेल्प से मुझे क्या करना है कि जो हमारे की तो ये दोबारा समझा दो। दोबारा बताऊं, हाँ जी देखो सर। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, ये मैं समझ में आ गया था कि हमारा जो इंटरिंग वेरिएबल है x1 यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक। अब x1 वेरिएबल के जो हमारे एलिमेंट्स थे प्रीवियस वाली रो में, यहाँ पे इनको हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है एज पर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है वो कल बताऊंगा आपको, ठीक। तो कंडीशन ये होती है कि जो हमारा की एलिमेंट है हमें उसको बनाना होता है 1, यानी कि जो हमारा 3 था इसको हमें 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा बाय 3 से, तो ये 1 हो गया हमारा। 3/3 1, 2/3 2/3, 0/3 0, ठीक है सर। 1/3 1/3 एंड 12/3 इज 4। क्लियर है। अब उसके Yes, बाद sir. अगला स्टेप क्या है कि जो मेरा ये की एलिमेंट मैंने 1 बनाया है उसके ऊपर नीचे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए 0। वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे 0। तो यानी अब मैं क्या करूंगा, इस नई वाली रो की हेल्प से इन एलिमेंट्स को, अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसका। अब जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, अब फोकस करना इस पे। अब जो मेरे ये 1 के नीचे एलिमेंट्स ये वाला है इसको मुझे 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा। ये हमारी हो गई रो 1, इसे बोल देता हूं मैं R2। अब सिर्फ R1 और R2 देखो, ठीक है। अब मुझे R1 की हेल्प से इस R2 का जो ये पहला वाला एलिमेंट है इसको मुझे 0 करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी मैं इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करूंगा, ये आप लोगों ने मैट्रिक्स में किया होगा फर्स्ट ईयर में, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, बिल्कुल वही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब हम लोगों को इस वाली जो हमारी R1 है इनके एलिमेंट की हेल्प से इसको यहाँ पे 0 करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, R2 माइनस कर दूंगा R1, R2 माइनस R1, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि आपने R2 माइनस R1 क्यों करा, R1 माइनस R2 क्यों नहीं करा, तो बच्चा बताएगा क्यों। हाँ सर क्यों? आप बताओ। रीजन उसका ये सर है कि मैं क्योंकि बता रहा सर हूं। पॉजिटिव, सर हाँ, पॉजिटिव बोलो। क्योंकि चाहिए सर उसमें, मैं इससे नेगेटिव आ रहा है सर R1 R2 करने में, और बाकी जो एग्जैक्टली यही चाह रहा था मैं कि जो हमारा RHS है वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। ये मैंने आपको लिखवाया था, मतलब आप बताया था आगे कंडीशन में, RHS शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव।
इसी वजह से मैंने R2 माइनस R1 किया है, वरना मैं R1 माइनस R2 भी कर सकता था, लेकिन उसमें हमारा यहाँ पे आ जाता -1। यहाँ पे माइनस कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सिंप्लेक्स में, बाकी तो बिल्कुल हलवा है, ये आराम से हर बच्चा कर लेगा, बट यही जो चीज है वो दिमाग लगाई करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब मुझे R2 माइनस R1 करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस -3 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, एंड 5 माइनस 4 1। ये आपका काम हो गया। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इटरेशन। समझ आया भाई कैसे करा मैंने ये? शिवांश, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने इस R2 को माइनस हाँ, कर सर। दिया R1 के सारे एलिमेंट से पैरेलली। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2/3 1/3, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1/3 यानी कि हो जाएगा हमारा -1/3, और 5 माइनस 4 1। अब यही चीज को देख लीजिए इस तरह से, जो मैंने यहां पे आपको बताया था, 0 1/3 1 -1/3 और 1, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ तो कर दो। यस सर। हाँ ओके, Yes, sir. अब चूंकि यहाँ पे हाँ अब जी क्या है, हम लोग इसके बाद टाइम आपका हो चुका है, मैं फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही। दिस इज द सेकंड स्टेप। ऐसे हम लोग थर्ड स्टेप निकालेंगे, फिर से हम लोग निकालेंगे ZJ CJ माइनस ZJ, और फिर चेक करेंगे कि हमारा CJ माइनस ZJ में कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग फिर से वही करेंगे, निकालेंगे की कॉलम। जैसे आप देखो यहाँ पे की कॉलम निकाल रखा है मैंने, ये हो गया हमारा की कॉलम। इसमें से हमारा जो वेरिएबल हो जाएगा x2 इस पर अंदर आएगा, और बाहर जाएगा उसके लिए हम चेक करेंगे मिनिमम रेशियो। तो हमारा यहाँ देखो मिनिमम रेशियो हमारा ये आ रहा है, इससे मालूम पड़ेगा हमारा कि S1 जो है लिविंग वेरिएबल है, x2 हमारा जो है एंटरिंग वेरिएबल। तो थोड़ा बढ़ा रहा हूँ आगे, टाइम हो चुका है इसलिए। ये आपका आ जाएगा थर्ड इटरेशन। अब थर्ड में देखो आप क्या हो जाएगा कि जो हमारा CJ माइनस ZJ है, सारे या तो हमारे निगेटिव आ गए हैं या फिर सारे जीरो हैं। दैट मीन्स जो सोल्यूशन हमारा इस स्टेज पे आ रहा है, दैट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब देखो हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन आया था वो क्या था, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0। अब जो हमारा दूसरा वैल्यू सोल्यूशन आया था, उसमें हमारी वैल्यू थी x1 की 6। जब 6 को हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, यानी कि हमारा सोल्यूशन 0 से 24 कुछ इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ऐसे जब थर्ड इटरेशन आप लोग खुद करोगे तो देखना थर्ड में हमारा सोल्यूशन बढ़ के 24 से 27 हो गया, ठीक है। यानी हमारा हर स्टेज पे सोल्यूशन हमारा इंप्रूव होता जा रहा है, 0 24 27। अब लास्ट में देखो जो हमारी कंडीशन आ रही है, इसमें हमारी कोई भी CJ माइनस ZJ पॉजिटिव नहीं है। दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी, हेंस दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तुरंत लिख देंगे हम लोग जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, x1 = 5, x2 = x1 = 6, x2 = 5। दिस इज द सोल्यूशन, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 27, ठीक है भाई, ओके। यस सर। जी सर। इसको मैं दोबारा, हाँ बोलो। -14। नहीं था कुछ नहीं। अभी इसको आप ट्राई करना, कुछ गलती करोगे आप। अब जो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे मैंने 2 स्टेप करवाए हैं, तीसरा स्टेप अपने आप मैंने कोशिश करना और देखना गलती कहाँ कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसको फिर मैं क्लास को यहीं ऑफ करूंगा। अगर आप चाहो तो मैं एक क्विज लेना चाह रहा हूं आपका अभी। क्विज दोगे भाई आप लोग? नो सर। साइन नहीं। रिवर्स होगा, टाइम हो गया। चलो टाइम हो, कोई बात नहीं, हम लोग -3। अरे सर करवा देते सर, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे सर। नेक्स्ट की उसमें करा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लिंक पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इस लिंक को ज्वाइन करिए आप लोग। चलिए कर दिया, प्लस का 5 आ गया, तो आपका आंसर आ गया x is dash dash। अरे शिवांश बस करो, बस करो शिवांश, बस करो।
हो गया, ठीक है। अब जो मैंने ये लिंक पेस्ट किया इस पर क्लिक करिए आप और अपना नाम लिख के एंटर करो। अभी तक हम लोगों ने क्या करा, गूगल क्लासरूम पे जो क्विज डालता था मैं, आप लोग करते थे, ये बिल्कुल लाइव क्विज है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, करते हैं फटाफट इसको, चलिए। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और सिर्फ अपना नाम लिख के ज्वाइन करना है। तो हो लिंक पता कहाँ है? नहीं। लिंक मैंने दिया है चैट बॉक्स में, ये रहा। चैट बॉक्स में आ जाओ। इस लिंक पे क्लिक करिए आप। एक्चुअली ये टॉपिक इतना लेंदी है, इसमें क्विज होना बड़ा मुश्किल है, तब भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बना रखा था आप लोगों के लिए। इस पर क्लिक करिए, मेरे पास नाम आ जाएगा, जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। शिवा बेटा अपना माइक ऑफ करिए प्लीज।